सो मिस्टर मेहरा, आप हमें ये बताएं कि ये जो आई एक्सरसाइजेस हैं, क्या एक नॉर्मल पर्सन, जैसे जनरली हम लोग वॉक और फिज़िकल एक्सरसाइजेस करते हैं, ये जो आई एक्सरसाइजेस हैं क्या बहुत सिमिलर हैं नॉर्मल फिज़िकल एक्सरसाइजेस जैसे, या बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं? देखिए, कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है। ऑप्थेल्मोलॉजी में एक ब्रांच है विजन थेरेपी। ओके। तो विजन थेरेपी में कुछ सॉफ्टवेयर बेस्ड एक्सरसाइज होती है, कुछ मैनुअल होती है, और उन्हीं में आगे कुछ फिजिकल एक्सरसाइज होती है, कुछ विजन फोकस करने की होती है, कुछ शिफ्टिंग की होती है, कुछ गेज करने की होती है, और कुछ डिफरेंट टाइप्स के आई मूवमेंट है। तो अलग अलग टाइप की एक्सरसाइज होती है विच शुड बी प्रैक्टिस अंडर गाइडेंस ऑफ विजन थेरेपिस्ट। आई एम श्योर, बिकॉज ये जो इतनी भारी भारी टर्मिनोलॉजीज आप बता रहे हैं, ये मेरे ख्याल से एक स्पेशलिस्ट के अंडर ही समझ में भी आ सकते हैं और परफॉर्म भी की जा सकती हैं, सो दैट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड विदाउट एनी गाइडेंस। राइट। ओके, फिर भी क्या कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो हम डेली बेसिस पे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। सी देयर आर लॉट ऑफ एक्सरसाइजेस। जैसे पामिंग है एक एक्सरसाइज। तो पामिंग आईज को रिलैक्स करती है। क्योंकि हमारी जो आई होती है, ऑप्टिक नर्व होती है, वो टेंस हो जाती है। शोल्डर और नेक मसल्स की एक्सरसाइज है, वो हम रेगुलर कर सकते हैं आईज के लिए। और पामिंग करने के लिए यू हैव टू कवर योर रब योर पाम्स, और जब हाथ की हथेली अच्छे से गर्म हो जाए देन वी बना के आप आई को ऐसे कवर करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। और जो पब्लिक डोमेन में कुछ बड़ी अच्छी एक्सरसाइजेस है जो अवेलेबल है, जैसे पेन पुशअप्स हम लोग करते हैं। अच्छा, पेन पुशअप्स आप कर सकते हैं, नियर फार फोकस आप कर सकते हैं। एक पास का पॉइंट देखा आपने और एक फिर दूर के पॉइंट पर फोकस किया, ऐसे करके पेन पुशअप्स एक्सरसाइजेस है। और कुछ आई मूवमेंट की एक्सरसाइज है, जैसे लुक अप डाउन लेफ्ट राइट, आई मूवमेंट की जो एक्सरसाइजेस है वो कोई भी कर सकता है। बस उसका एक ही ड्रॉबैक है, वो ये है कि एक पर्टिकुलर टाइम तक या लिमिट तक ही वो विजन इंप्रूव करती है। उससे ज़्यादा अगर आपको अपना डायोप्टर्स कम करने हैं या विजन इंप्रूव करना है, तब आपको सुपरविजन में ही करनी पड़ेगी। अंडरस्टैंड। अभी आपने कहा कि शोल्डर एक्सरसाइजेस और बाकी एक्सरसाइजेस भी आपकी आई और विजन को इम्पैक्ट करती हैं, सो ये कुछ नया है मेरे लिए। वुड आई लाइक टू शेयर सम मोर इन्फॉर्मेशन ऑन दिस? राइट। सी, हमारी जो शोल्डर मसल्स होती है, नेक मसल्स, तो हम जैसे अभी हम लोग बैठे हैं तो हम हाथ हिला सकते हैं, पैर हिला सकते हैं, लेकिन शोल्डर मसल्स हमारी स्टिफ रहेगी। और ख़ास करके जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है, वर्किंग पीपल है, वो एक ही पोस्चर में बैठ के घंटों काम करते हैं। तो उसकी वजह से हमारी जो शोल्डर और नेक मसल्स होती है वो स्टिफ हो जाती है, और स्टिफ हो जाती है तो उसका प्रेशर सीधे सीधे ऑप्टिक नर्व पे पड़ता है। और जब ऑप्टिक नर्व टेंस हो जाती है तो फिर धीरे धीरे ब्लर विजन होने लगता है। तो इसलिए शोल्डर और नेक का फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है। ओके, दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। जैसे आप भी काफ़ी केस स्टडीज़ करते रहते हैं और रिसर्च पेपर्स लिखते रहते हैं, हाल ही में एक स्टडी आई कि पैंडमिक के बाद जो बच्चों का स्टडी पैटर्न जो चेंज हुआ है, उसकी वजह से बच्चों में विजन का बहुत इशू आ गया है। बिल्कुल, इस पे आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जब पैंडेमिक आया तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया, चाहे आपकी क्लासेस हो, एंटरटेनमेंट हो या वर्किंग आवर्स हो। तो सब कुछ ऑनलाइन होने से ये हुआ कि हमने पेरेंट्स जो है, अगर दोनों वर्किंग है, बच्चे को क्लास लेनी है या एंटरटेनमेंट करना है, वो सोलो हो गया, अकेला हो गया। और उसको इन्वॉल्व करने के लिए हमने उनके हाथों में दे दी स्क्रीन्स। और स्क्रीन का सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट ये हुआ है कि बच्चों को मायोपिया बहुत ज़्यादा हो रहा है, और उसकी वजह से भैंगेपन भी हो रहा है। गलत पोस्चर्स में बैठ के स्क्रीन देखते हैं घंटों, स्क्विंट हो रहा है, मायोपिया हो रहा है, और मॉडर्न पेंडेमिक बन गया है मायोपिया। तो उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और ये प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि उसके बाद एक सडन और रैपिड चेंज जो आया है वो ये आया है कि
अब स्कूल्स भी जो होमवर्क है बच्चों का वो व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं या और वो फिर बच्चे अब स्क्रीन्स की एक तरीके से धीरे धीरे हम लोगों ने ही, स्कूल्स ने या पेरेंट्स ने ही उनको आदत लगा दी है और वो रिजल्टिंग हो रहा है मायोपिया में। तो ये पेंडेमिक बन गया है और मुझे लगता है और 20 साल में शायद 50% लोगों को चश्मा लग जाएगा। ओह माय गॉड। यस। सो इससे डेली लाइफ में एक नॉर्मल पर्सन कैसे डील करे? जितना पॉसिबल है उतना ऑफलाइन काम करे और स्क्रीन का यूज़ मिनिमम करे। जितना पॉसिबल है कि आप स्क्रीन से बच के रह सकते हैं, अपना काम मैनुअल मेथड से या मैनुअल तरीक़ों से कर सकते हैं, वो उतना मैनुअल करे और रेगुलर वर्कआउट करे, आउटडोर एक्टिविटी करे और योगा एक्सरसाइजेस करे हमारे साथ। जी। डू यू थिंक कि ये जो मायोपिया है ये बच्चों में लर्निंग डिसेबिलिटी पैदा करेगा? हाँ बिल्कुल करेगा और बल्कि अभी मैंने रिसेंटली एक स्टडी पढ़ी हुई थी, 40% से ज़्यादा बच्चों में अगर लर्निंग डिसेबिलिटी है तो वो कहीं ना कहीं विजन से एसोसिएटेड है। ओह। जैसे आई हैंड कोऑर्डिनेशन है वो विजन से एसोसिएटेड है। डिसलेक्सिया भी कहीं ना कहीं कुछ बच्चों में विजन से एसोसिएटेड होता है। हाई पावर है वो विजन से एसोसिएटेड है। आई हैंड कोऑर्डिनेशन है वो विजन से एसोसिएटेड है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स लर्निंग डिसेबिलिटी भी पैदा कर रही है, खास करके अगर बच्चे का अर्ली एज में इंटरवेंशन नहीं होता है, चेकअप नहीं होता है और अगर मायोपिया या दूसरी जो प्रॉब्लम्स है वो देर से डायग्नोज होती है तो उसके लर्निंग में बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को चश्मा लग गया और लेकिन वो चश्मा पहनता नहीं है उसको, और तो उनका जो विजुअल परसेप्शन होता है वो प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाता है और उनको जैसे स्टेयर्स हम लोग चढ़ते हैं तो स्टेयर्स अगर चढ़ते हैं तो उनको वो परसेप्शन विजुअल डेप्थ आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। माय गॉड। तो वो बहुत कई बार गिर भी जाते हैं, लड़खड़ा जाते हैं और ये सारी प्रॉब्लम्स उनको होती है। और इसके साथ साथ लर्निंग डिसेबिलिटी ये बढ़ती ही जा रही है बच्चों में, तो इसको रोकने के लिए स्क्रीन से दूर रहना ही पड़ेगा बच्चों को और आइज़ का टाइम टू टाइम एक रूटीन चेकअप रेगुलर कराना चाहिए। ना आपकी बातों से मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि अगर आपको चश्मा प्रेस्क्राइब हुआ है, आप उसे रेगुलर पहन रहे हैं तो भी प्रॉब्लम है, नहीं पहन रहे हैं तो भी प्रॉब्लम है। सो द अल्टीमेट सॉल्यूशन इज आप योगा करें, आई एक्सरसाइज करें, चश्मा उतरवाएं, इनसे मिलें, बिल्कुल, गेट बेटर। ओके। देयर आर फ्यू थिंग्स दैट आवर ऑडियंस वांट्स टू अंडरस्टैंड कि एक एक्विटी, विजुअल एक्विटी करके कुछ, हाँ, सो विजुअल एक्विटी पहली बात तो होती क्या है? हाँ हाँ, और वो इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? देखिए, विजुअल एक्विटी हमारी आइज़ की एबिलिटी होती है विजन देखने की, और वो जो विजन हम देखते हैं उसको मापने का, चेक करने का एक पैरामीटर है विजुअल एक्विटी। ओह। तो जो आपने चार्ट देखा है, विजन चार्ट जिसको बोलते हैं स्नेलन चार्ट, उसको बोलते हैं स्नेलन चार्ट, और वो जो उसमें नंबर्स होते हैं या लाइनिंग्स है उसमें जो फर्स्ट लाइन होती है उसको हम 6/60 विजुअल एक्विटी बोलेंगे। वो विजुअल स्टैंडर्ड है उसको मापने का। ओके। और 6 मीटर से वो चेक होता है। अगर उसको लास्ट लाइन आप 6 मीटर से पढ़ रहे हैं तो आपकी विजुअल एक्विटी हुई 6/6, और अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं, उससे कम है, तो आपको चश्मे की या आँखों की एक्सरसाइज की ज़रूरत है। तो ये विजुअल एक्विटी होती है। क्या लो विजुअल एक्विटी का मतलब, आई मीन व्हाट इज इट, लो विजुअल एक्विटी मेडिकली क्या समझेंगे इसको? देखिए, लो विजुअल एक्विटी कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग जैसे चश्मा पहन लेते हैं लेकिन उनका विजन चश्मे में भी पूरा नहीं आता है, 6/6 नहीं होता, चश्मा पहन के भी पूरा चार्ट वो नहीं पढ़ पाते, उसको लो विजुअल एक्विटी बोलते हैं। और ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है, या जिन लोगों को बहुत ज़्यादा हाई पावर होती है चश्मे की, उनके साथ ये होता है। और ये बहुत कॉमन हो गया अब तो, क्योंकि स्क्रीन इतना हर कोई यूज कर रहा है और प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है। तो ये बहुत
कॉमन सी बात हो गई है, लेकिन इसको बहुत जल्दी ठीक किया जा सकता है, ये बिल्कुल अच्छी बात है। आई एम श्योर। ओके, जब जो आप लेज़ी आइज़ बोलते हैं, लेज़ी आइज़ का अर्ली डिटेक्शन अगर हम कर पाएँ तो अकॉर्डिंग टू यू ये उसका इम्प्रूवमेंट का क्या स्कोप रहता है? देखिए, अर्ली स्टेज में हमारे पास एक केस आया था, उस बच्चे को आज डायग्नोज किया और उनके पेरेंट्स को हमारे बारे में पता था, तो वो उसको अगले ही दिन लेके आ गए। और वो बच्ची थी 7 साल की, आई थिंक 6 या 7 साल की थी, और हमने उसको सिर्फ 30 दिन एक्सरसाइज कराई, और मेरे ख्याल से 3 ही हफ्ते या 30 दिन भी, शायद मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, और उसका विजन परफेक्ट 6/6 हो गया था। लेजी आई इतना इजी है अर्ली डायग्नोसिस में ठीक करने के लिए। डायग्नोसिस इज क्रिटिकल, बट अगर डायग्नोस हो जाए, अर्ली अगर डायग्नोज हो जाता है तो इट्स वेरी इजी टू फिक्स लेजी आई। बट अगर एडल्टहुड में वो डायग्नोज हुआ है तो इट्स अ बिट डिफिकल्ट, इम्पॉसिबल तो नहीं है हमारे लिए, बट इट्स अ बिट डिफिकल्ट, थोड़ा सा एफर्ट्स एंड मेहनत ज़्यादा मांगता है। यस, ओके। स्क्विंट जो होता है, ओके, उसका डिफेंस मेडिकल में क्या इम्पैक्ट होता है? देखिए, स्क्विंट का इसलिए बहुत इम्पैक्ट करता है कि हमारा जो विज़न होता है उसकी एक पेरिफेरल एक्यूटी होती है। तो स्क्विंट की वजह से अगर जिन लोगों को स्क्विंट होता है उनका एक विज़न एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, पेरिफेरल रीजन में प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ होता है, तो वो उनके लिए थ्रेट हो जाता है डिफेंस वॉरियर्स के लिए। They won't be able to see 360 degrees. Yes, they won't be able to see in a particular direction because of the squint, क्योंकि एक साइड की मसल्स स्ट्रॉन्ग हो जाती है और एक साइड की मसल्स पुअर हो जाती है। तो इस वजह से वो बहुत सीरियस होता है, और इसीलिए वो बहुत नेग्लिजेंस के साथ उसको चेक करते हैं, और उसको इम्पोर्टेंस इतनी है कि अगर वो माइनर सा भी होता है, जैसे बहुत लोगों को ना देखने पे पता नहीं चलता, लेकिन अंडरलाइंग होता है, तो डिफेंस में इतना इसका इम्पोर्टेंस है कि अगर अंडरलाइंग भी किसी को है, भले ही वो विजिबल नहीं है लेकिन अगर अंडरलाइंग भी है तब भी वो मेडिकली अनफिट कर देते हैं। अच्छा, अभी मेरे आई एम गेटिंग क्यूरियस, सो अगर अंडरलाइंग है, उन्होंने डिटेक्ट कर दिया, और वो बाहर जाके एक सिविलियन डॉक्टर से चेक कराते हैं, एंड ही इज़ नॉट एबल टू डिटेक्ट इट, सो मतलब ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली चीज़ है। नहीं, कंफ्यूजन नहीं है एक्चुअली। देखिए, सबसे पहले तो बहुत लोग ना बाहर चेक ही नहीं कराते, तो उनको सबसे पहले तो बाहर एक बार चेक करा लेना चाहिए कम से कम। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आपको प्रॉब्लम है, चाहे वो अंडरलाइंग ही क्यों ना हो, उसका समय से पता चल जाता है, और अगर समय से पता चल गया है आपको अपनी प्रॉब्लम का, तो फिर आप उसका सॉल्यूशन समय रहते निकाल सकते हो। तो ये एक उसका तरीका है। दूसरा ये है कि डिफेंस में थोड़ा सख्ती से चेक करते हैं, और उसका रीज़न यही है क्योंकि वहाँ पे और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जैसे एक अगर नॉर्मल सिटीजन की मैं बात करूँ, अगर किसी को नॉर्मल अंडरलाइंग स्क्विंट या एम्ब्लायोपिया है, जिसकी वजह से उसको नॉर्मल लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, लेकिन अगर एक सोल्जर या डिफेंस एक्सपर्ट को वो प्रॉब्लम्स है, तो उसकी वजह से उनकी जो ड्यूटीज़ है, जॉब रोल्स हैं, या जो टास्क होते हैं वर्किंग आवर्स के साथ साथ जो ड्यूटीज रोल उनको असाइन किए जाते हैं या असाइनमेंट्स, उनमें वो एक थ्रेट या फिर एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, ड्रॉबैक। यस, तो इसलिए वो वहाँ पे ड्रॉबैक हो जाता है। नॉर्मल लाइफ में वो इट्स रेगुलर, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कहीं कोई वेपन नहीं चलाना, राइट, इन्फेंट्री में नहीं जाना, आपको कहीं डिस्टेंस पे कोई निशाना नहीं लगाना है, या कोई एक्टिविटी को कमांड नहीं करनी है। लेकिन डिफेंस में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें बहुत बारीक अवेयरनेस और कंसंट्रेशन चाहिए होती है, इसलिए वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, क्या इसी को डिफेंस में आई अलाइनमेंट भी बोलते हैं, और इट्स डिफरेंट? आई अलाइनमेंट बेसिकली वही स्क्विंट चेक करने का एक तरीका होता है कि आपकी जो आईज की ना, हमारी 6 आई मसल्स होती है तो उन 6 आई मसल्स को चेक किया जाता है कि वो फ्री हो, फुल हो और पेनलेस हो। ओके, तो ये एक टेस्ट होता है जिसमें वो चेक किया जाता है कि फ्री, फुल एंड पेनलेस। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होती है देन वो आई अलाइनमेंट आपका ठीक नहीं है।
फिर वो आपको अनफिट करेंगे और आपको बोलेंगे कि आप एक्सरसाइज करिए, विजन थेरेपी करिए और उसको फिक्स करके बिल्कुल फुल पेन फ्री करके आइए, तो वो आपको आपकी अलाइनमेंट ठीक हो जाती है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड क्रिटिकल राइट इन डिफेंस। यस ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग ऑल द नॉलेज एंड आई गेस हमारी ऑडियंस को बहुत सारा डिफेंस से रिलेटेड और विजन से रिलेटेड नॉलेज, नया नॉलेज इनफैक्ट मिल रहा है एंड विल कीप टॉकिंग टू यू ऑन दिस टॉपिक। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।